पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया गया कि वर्ल्ड वार से पहले सिनेरियो क्या था। ठीक है, तो वर्ल्ड वार से पहले हमने कॉलोनिज्म देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखने का प्रयास किया था कि सेटलर कॉलोनीज़ क्या होता है, कॉलोनीज ऑफ डिपेंडेंसी क्या होता है, प्लांटेशन कॉलोनीज़ क्या होता है। वी सॉ एवरीथिंग। इम्पेरियलिज्म देखा हम लोगों ने, एज ऑफ इम्पेरियलिज्म देखा, 1860 के बाद क्या क्या हुआ है, करेक्ट। और उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक मार्केट देखा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था तो रॉ मटेरियल चाहिए, एक मार्केट चाहिए। यही रीज़न है इम्पेरियलिज्म और कॉलोनिज्म को आगे बढ़ने में, और जर्मनी इसी प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आगे जाने की कोशिश किया, और इसी की वजह से बहुत सब कुछ हुआ। बात समझे, शुरू में किस तरह पोर्टुगल और स्पेन आगे कब्जाया हुआ था इस तरफ को, और कैसे ब्रिटिश और फ्रांस ने कैसे इसको पीछे किया वो भी जान रहे हो। हाँ, कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट होना, उससे किस लेवल पे असर पड़ा है। यस, आज जो क्लास में चर्चा कर रहे थे, मैड नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, यहीं कहीं ना कहीं बहुत ऊपर ले गया है बात, है ना। अब वहाँ पे जस्टिफाई करा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं कि मैड नेशनलिज्म सही है, इम्पेरियलिज्म बहुत अच्छा सही चीज़ है, गलत चीज़ को तुम पोर्ट्रे करवा रहे हो। सिविलाइजिंग मिशन जानते हो, इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ, इससे भी तुम चेंजेस आए हैं कल्चर में। सिस्टम ऑफ अलायंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहीं से तो तुम्हारा बीज बो दिया गया था ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटोन का। तो हम जानते हैं कि ट्रिपल अलायंस में क्या हुआ था कि जर्मनी डिड नॉट केयर फॉर रसिया, क्यों, बिस्मार्क का हटना और दूसरे किंग का आना। ठीक है, वहाँ जर्मनी अलायंस बना लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो था ही उसका डुअल अलायंस था। बाद में इटली ज्वाइन किया तो ट्रिपल अलायंस बना है। अब जानता है कि इटली का भी जान ही रहा है तुम लोग रोल, कैसा रोल रहा है। 1915 में लंदन ट्रीटी साइन करके ये भी ट्रिपल एंटोन की तरफ ही मूव किया है। हाँ, ये भी जान रहे हो चीज़ों को, है ना। सिस्टम ऑफ अलायंसेस, ये भी जाना हम लोगों ने। फ्रैंको रशियन अलायंस हुआ था, क्यों, क्योंकि जब आप जर्मनी ने छोड़ दिया तो दूसरे पार्टी क्या है, फ्रांसी है। 1894 में देयर केम फ्रैंको रशियन अलायंस अगेंस्ट ऑस्ट्रो जर्मन अलायंस, दो अलायंस सिस्टम। ट्रिपल एंटोन होना, फर्स्ट टाइम इंग्लैंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन फॉलो किया। फर्स्ट ही वांटेड टू ज्वाइन विद जर्मनी, जर्मनी से ज्वाइन करना चाहता था, बताए थे, इसके रीज़न भी बताए थे, बिकॉज ऑफ बिग मार्केट। और उसके बाद यदि फेलियर रहा उसके बाद तो जापान के साथ अलायंस किया है। ठीक है, जापान क्योंकि सुपर पावर है जापान भी उस समय। 1904 में सी मेड अलायंस विद फ्रांस, 1904 में फ्रांस के साथ आना पड़ा, और रसिया भी आया, तो इससे तुम्हारा ट्रिपल एंटोन बन गया। और जो बिग पावर है अभी भी क्या है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रसाई है। जापान का कोई कहीं जिक्र नहीं है। यूएस से भी आया था, तो यूएस का भी रोल उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का रोल रहेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अभी तो बस प्रभावित करना चाहता है, प्रभावित करना चाह रहा है यूरोपियन पॉलिटिक्स को यूएस से। कोई भी दमखम दिखा रहा है कि हम भी बने हैं, कंट्री हैं हम। बात समझे। यूरोप क्यों, ये भी रीज़न है, बता दिए थे कि यूरोप का, पिछले कॉपी से बता दिए थे क्यों पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी रीज़न है कि जर्मनी शिप्स वगैरह है, धर लिया था उसको वहाँ पे। यूएस का शिप आता था, बाबू उसको काउंटर कर देता था, क्योंकि जानते हो डचीज आ गया था हाथ में, तो ऊपर नेवल बेस का सुप्रीमेसी दिखाएगा जर्मनी भी। ठीक है, तो यूरोप का जो है दो धड़ा डिवाइड हो गया। ठीक है, और सीक्रेट नेचर ऑफ अलायंस है, यही कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या हुआ, दोनों को करीब ला दिया वार के लिए। तो मिलिट्रिज्म में भी हमने देखा है, आर्मीज नेवीज बढ़ रहे हैं, हेट्रेड है चारों तरफ कंट्री में। इंग्लैंड जर्मनी सुपीरियर है नेवी में, एक शिप बना रहा है तो इंग्लैंड 2 शिप बना रहा है, जर्मनी 1 शिप बना रहा है तो 2 शिप बना रहा है ना। तो इस तरह का आर्मामेंट से नैरो नेशनलिज्म, देखो इस पर बात हुआ ही है, यानी कि आप इतना नेशनलिज्म में प्रभावित हो गए, हेट्रेड हो गया आपको दूसरे कंट्री के लिए, मैड नेशनलिज्म बोलते हैं इसको। जैसे एग्जांपल देखो, लव ऑफ जर्मनी डिमांडेड द हेट्रेड ऑफ फ्रांस, बताओ ये लेवल का हो जाएगा। यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो इशू हुआ है उस लेवल का बात चला है उस समय। लाइकवाइज द फ्रेंच पीपल हेटेड द जर्मन पीपल। इन ईस्टर्न यूरोप नैरो नेशनलिज्म प्लेड अ ग्रेटर रोल, सर्बियंस हेटेड ऑस्ट्रिया हंगरी। देखिए लोग स्लेविक पॉपुलेशन तो वहाँ पे भी है ना। एक नेशनलिज्म, एक कंट्री बनने के चक्कर में सर्बियंस लोग क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं ऑस्ट्रिया हंगरी को, जानते हो। अभी सर्बियन सपोर्टेड बाई योर, सर्बिया इज सपोर्टेड बाई योर रशिया ऑल्सो। अल्सैक एंड लोरेन का भी बताए थे, बहुत अच्छा। ये तो मेन रीज़न है, क्योंकि जो पीपल थे फ्रांस के वो चाहते थे कि अल्सैक और लोरेन हमको मिलना चाहिए, जो जर्मनी ने लिया है 1871 में। बात समझे, बिस्मार्क ने जो लिया था।
इससे और गुस्सा हो रहा था इस कंट्रीज़ में, ठीक है। इट वॉज द रीजन डैट फोर्स जर्मनी टू टेक स्टेप्स टू आइसोलेट फ्रांस, ठीक है। फ्रांस को किसी तरह आइसोलेट करो भाई, दूसरे कंट्रीज से वो करो। उसके बाद आया विलियम टीम, तो ये बहुत बड़ा रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वार का। ये जर्मनी को स्ट्रॉन्गर बनाने के चक्कर में जानते हो क्या किया इसने इंटरनल अफेयर्स को उतना अच्छे से नहीं समझा जितना अच्छे से बिस्मार्क ने समझा था। इसको ग्रेट ब्रिटेन का जो स्ट्रेंथ है उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया। वो तो हमेशा से आइसोलेशन में रहा है, उसका जगह ही स्ट्रेटेजिक जगह है, ठीक है। तो इसने मिसअंडरस्टूड कर दिया, वही मिसअंडरस्टूड की वजह से क्या हुआ, इतना बड़ा वार हो गया। अब पर्शियन स्पिरिट देखो, पर्शियन स्पिरिट जानता है कि पर्शियाई है जो जर्मनी को दिखा रहा है, दिखा रहा है। पर्शियन वे टॉट दैट वार वाज लीगल इन द वर्ल्ड, वार को पूरी तरीके से लीगलाइज कर दिया पर्शिया, ठीक है। वार वाज नेशनल इंडस्ट्री ऑफ पर्शिया, इस लेवल पर जा रहा है, एक नेशनल इंडस्ट्री। यंगर जनरेशन जर्मनी का प्रभावित हो जाएगा, इंडोक्ट्रिनेटेड हो जाएगा। इनके जिहाद वाला जो कॉन्सेप्ट देखते हो, हर दिया आता है ना, मर जाओगे तो चले जाओगे, है ना, जन्नत के पास चले जाओगे। इस तरह का जो विचारधारा है रेडिकल बनाएगा तुमको, तो वही पर्शियन स्पिरिट रेडिकल बना रहा है लोगों को। होप से समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब इस पे बात करेंगे। पब्लिक ओपिनियन भी वही है, पोजीशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन बाय द न्यूज़पेपर वाज आल्सो अ कॉज। अब न्यूज़पेपर का जो है, न्यूज़पेपर में भी वही आ रहा है, या फिर बहुत सारे लोग रोकना भी चाह रहे हैं तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है लोगों में। तो पब्लिक ओपिनियन क्या है देखो, न्यूज़पेपर ट्राई टू इन्फ्लेम नेशनलिस्ट फीलिंग बाय मिस प्रेजेंटिंग द सिचुएशन इन अदर कंट्री। दूसरे कंट्री में बोल रहा है कि फ्रांस के साथ गलत चीज़ हुआ है, वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। हमने बोला ही इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी दंगा नहीं हो रहा था, फिर भी पोर्ट्रे कर रहे थे, कल होके वही दंगा हो जा रहा था, सेम जगह पर दंगा हो जा रहा था। हाँ, बोल दिया कि फलना मुस्लिम ने हिंदू को मारा, छप जाएगा पेपर में, वहीं पे फिर दूसरा मार रहा है, काउंटर हो गया, इधर मुस्लिम वाला निकाल रहा है, हिंदू ने मारा, तो वो सेम दंगा हो जाता था कल। लेकिन सब ये रणनीति था दंगा करवाने का, समझे। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे भी। एम्बेसडर एंड कैबिनेट मिनिस्टर कभी भी सेंसलेस एटीट्यूड रहा, जो वोकल थे न्यूज़पेपर बहुत सारे, जो क्रिटिक थे, बोलते थे कि गलत चीज़ है, फिर कोई मतलब ही नहीं कैबिनेट मिनिस्टर, सबको छोड़ दो ना यार, तुम क्या दिमाग लगा रहा है, इस तरह का एटीट्यूड। अब ट्रेंटिनो के बारे में भी बताए थे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। उस दिन बोले थे भी कि जगह देख लेना। जो इटली का जो चाहता था कि ये ट्रेंटिनो और जो तुम्हारा ट्रेस्टी करके एरिया था, वो चाहता था कि हम रिकवर करें, क्योंकि इटालियंस लोग यहाँ पे रहते थे, कि इटली भी तो मियर एक्सप्रेशन ही था, वो चाहता था कि हम रिकवर करें। 1915 में ज्वाइन किया था, इसी रीजन से ज्वाइन किया था कि कुछ मिलेगा उधर लंदन ट्रीटी में उसको उपहार में, वो मिला कुछ नहीं, जानता ही है तुम लोग। वो स्टिल ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट है, इसलिए जानते ही हो क्या हुआ। फिर भी उसके बावजूद भी किस ब्लॉक में आया, जर्मनी वाला ब्लॉक में ही आया, ताकि कुछ मिल जाए यहाँ से। आया दिखाने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी ब्लॉक में है, मैं है उधर ट्रिपल एंथोन के साथ। दे क्राइड फॉर द डेटा, बोला कि ये टेरिटरीज हमको चाहिए तो चाहिए। इट ऑल्सो एंटर इनटू कंपटीशन, ऑस्ट्रिया के साथ कंट्रोल एड्रियाटिक सी को लेकर चल रहा था, तो ऑस्ट्रिया प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ को लेकर, कंपटीशन को लेकर, तो इसलिए बिटरनेस ये दोनों कंट्री के बीच में आ रहा है, ये अलग बात। और फिर भी ऑस्ट्रिया और हंगरी को ही सपोर्ट किया इटली ने। तो यही है कि इसका बहुत ही समीकरण गड़बड़ हो गया इटली का, जिसको सपोर्ट करे, इसलिए हाफ हार्टेडली सपोर्ट किया, क्योंकि उसमें वो ब्लॉक है जिससे हमको खुलने से पहले ही जानता है। इसलिए जर्मनी ने तो पहले ही बोल दिया था कि इटली का हम सपोर्ट लेंगे तो बहुत कॉशियस लेंगे बिस्मार्क के टाइम में। अब बिस्मार्क ने बहुत तेज़ी से दिया, दिमाग लगा के लिया था, बाद के लीडर सब तो समझ नहीं पाए ना, उतना होशियार था ही नहीं उस लेवल का। ईस्टर्न क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा फैक्टर है वार के लिए, बाल्कन का जो तुम्हारा सिचुएशन हुआ था, बाल्कन क्राइसिस जो जान रहे हो। अब मिसरूल ऑफ टर्की रिजल्टेड इन जो टर्की का जो तुम्हारा था उसकी वजह से डिसकंटेनमेंट हो गया वहाँ पे, राइवलरी हो गया ग्रीस, साइबेरिया और बल्गेरिया फॉर द कंट्रोल। अभी ग्रीस और सर्बिया, बल्गेरिया, ये पूरा तुम्हारा बाल्कन का ही ये है कंट्रीज, ये पूरी तरीके से कंट्रोल चाहता है मैसेडोनिया पे, बात समझे ना, क्योंकि वहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, तो चाह रहा है कि हम उसको अपने हाथ में कर लें। तो बोस्निया एंड हेर्जेगोविना के बारे में बताए थे तुम लोग को, ऑन द ओकेजन ऑफ बोस्निया क्राइस रशिया सपोर्टेड सर्बिया, है ना। तो जानते हो किस तरह रशिया ने सपोर्ट किया सर्बिया को, है ना। पैन इस्लामिज्म वाला कॉम्प्लिकेशन मैटर हो गया, क्योंकि चाह रहा था कि पूरा जो बोलने वाला इस्लामिस बोलने वाला इसलिए वाले जो लोग हैं वो सब हमारे साथ रहें। द क्वेश्चन बोस्निया और हेर्जेगोविना इन द बाल्कन वाज आल्सो सिमिलर टू द प्रॉब्लम अल्साइक लोरेन, वही वाला प्रॉब्लम था जो अल्साइक लोरेन किसी तरह भी फ्रांस चाहता था लेना,
तो ये भी किसी तरह भी चाहता था तुम्हारा सर्बिया और रसिया लेना, ये बोस्निया और हर्जेगोविना, और जो कि ये तुम्हारा किसके पार्ट अंदर था, तुम्हारा इसके अंदर था, तुम्हारा ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर। तो वो भी चाह रहा था, उसने तो कर ही दिया था नीचे जाकर, ऑटोमन एम्पायर का बहुत सारा एरिया भी ले लिया था। याद करो सभी चीज़ को, है ना। तो बोस्निया हर्जेगोविना गिवन टू द ऑस्ट्रिया हंगरी, वही तुम्हारा 1878 में कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस ऑफ बर्लिन ने दिया था 1878, तो उसके अंदर था वो, जिसका स्ट्रांगली अपोज बाय सर्बिया ने अपोज किया, और सर्बिया वाज फेवर्ड बाय रसिया। तो बात समझो किस तरह बन रहा है सवाल, बुनियादी सवाल बन रहा है वहाँ पे। ईस्टर्न क्वेश्चंस क्या है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना स्ट्रॉन्ग एजिटेशन स्टार्ट हो गया सर्बिया में टू सेपरेट दिस प्रोविंसेस फ्रॉम ऑस्ट्रो हंगरी, यानी कि सर्बिया में हो रहा है कि किसी तरह हटाओ इसको ऑस्ट्रिया हंगरी से, ये हमारा पॉपुलेशन है, हमको चाहिए सर्बिया में यूनाइट करो, पॉपुलेशन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव होगा। तो राइवलरी हो गया सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में, इसके वजह से तुम्हारा क्या हुआ, दिस बिकेम वेरी कीन आफ्टर 1909 के बाद, और देखने को मिला है तुमको, जो कि बाद में रोल प्ले करेगा। सर्बिया आल्सो रिसीव, देखो मॉरल सपोर्ट मिल गया बड़ा भाई से, रसिया से, ठीक है, क्यों, क्योंकि रशियंस और सर्ब्स दोनों स्लेव रेस से थे दोनों। तो ये यहाँ तक तो बता दिए थे तुम लोग को, ठीक है ना, बताना भी जरूरी था। अब व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट कॉज क्या था, तो यही इनका ही देहांत होना, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फेर्डिनेंड और इनके वाइफ को जो मारा गया था, ठीक है, मर्डर किया गया था, असैसिनेशन किया गया था, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो हुआ क्या, देखो समझो बात को, इसमें गहराई इसके अंदर। इमीडिएट कॉज क्या है कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फेर्डिनेंड, जो कि तुम्हारा ऑस्ट्रियन थ्रोन का जो एम्पायर बनने वाला था, बोले थे ना सक्सेसर होने वाला था, ये कह सकते हो प्रिंस टाइप के हैं, कि हेयर है, नेचुरल हेयर है, अब ये राजगद्दी पे जाने वाले थे, इनका असैसिनेशन हो गया। जानता है एक सोसाइटी था तुम्हारा वहाँ का, तो ऑस्ट्रियन थ्रोन पे बैठने वाला था, ठीक है, ऑस्ट्रिया के सिंहासन पर। ऑस्ट्रियन एम्पायर जानते हो बहुत लंबा एम्पायर चला है। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फेर्डिनेंड एंड हिज वाइफ वर असासिनेटेड बाय सर्बियंस, सर्बियंस लोग ने मार दिया, सर्बियंस लोग ने मार दिया, क्योंकि सर्बियंस और तुम्हारा चल रहा है ऑस्ट्रिया का राइवलरी, मार दिया। इन द बोस्निया कैपिटल, बोस्निया कैपिटल तुम्हारा सरायेवो, इसे मार दिया। व्हेन दे पेड अ विजिट टू, जब सिटी 28 जून 1914 को जब विजिट करने के लिए गया था, तो वहाँ पे बाबू असासिनेशन हो गया इनका, सर्बियंस ने मार दिए। तो बात तो बड़ा हो गया ना, जैसे कि जब राजीव गांधी मरे थे तो कितना बड़ा दंगा हो गया, सॉरी राजीव गांधी बोले, जब इंदिरा गांधी मरी थी तो कितना सिख का दंगा हो गया। तो बात समझो, कोई पॉलिटिकल इस लेवल का आदमी मरेगा तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा उस पर, लोगों पे। द न्यूज़ ऑफ दिस मर्डर शॉक्ड मैनी कंट्रीज, सब कंट्री बाबू सदमे में आ गए, ये क्या हो गया, बड़ा बात है ना, किंग है जी, तुम रिप्रेजेंटेटिव को मार दिया तो बहुत बड़ा बात हो जाता है ना। आज के दिन में कोई रिप्रेजेंटेटिव मर जाए, इसे बोलना नहीं चाहिए, पूरा तहलका मच जाए, जो कल तक विरोध कर रहा है वो भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ नेशनल प्राइड का बात आ जाता है ना, क्योंकि नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल अनाती है, बहुत बड़ा बात होता है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाज ऑलरेडी सिक ऑफ सर्बिया, सर्बिया तो बाबू पूर्णस था ही, एंड सी डिजायर टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू सिचुएशन टू, आप बोला कि हम कुचल देंगे, बेस्ट है, ऑस्ट्रिया को और मिल गया, सर्बिया कुचल देंगे हम, हमारा मार दिया आदमी को, वो भी इंपॉर्टेंट आदमी को मार दिया, कल के दिन में ये बनने वाला था कि द मर्डर ऑफ देयर क्राउन प्रिंस एंड हिज वाइफ रिजल्टेड इन अल्टीमेटम बीइंग सेंट टू सर्बिया, सर्बिया को भेजा गया फॉर इमीडिएट कॉम्पम, तैयार रहो, इमीडिएट झोंक देंगे तुमको, इमीडिएट देंगे तुमको, दिया है ना हमारे, देख लेंगे तुम। देखो वही हुआ, सर्बिया रिप्लाई डिड नॉट पैसिफाई, तो जो सर्बिया का जो रिप्लाई किया वो इसको पैसिफाई नहीं कर पाया, यानी कि उसको हाँ सेटिस्फाई नहीं कर पाया इसको, समझे ना। हेंस ऑस्ट्रिया हंगरी बैक्ड बाय जर्मनी, जर्मनी वार डिक्लेयर कर दिया सर्बिया पे, सर्बिया पे डिक्लेयर कर दिया, अपने आप सब आ जाएगा, सब आ जाएगा अपना अलायंस। तो सर्बिया मोबिलाइज, रसिया मोबिलाइज हर फोर्सेस इन फेवर ऑफ सर्बिया, आ जाएगा, हो गया, उधर से आ जाएगा, उधर से फ्रांस और ब्रिटेन भी आ जाएगा, इधर से इटली चला जाएगा, समझ रहे हो ना, इमीडिएट कॉज। तो व्हाट वाज द एक्चुअल, तकदीर क्या रहा इसका, आएगा जो तुम जानना चाह रहा था, जो वैक्यूम था ना, देखो वैक्यूम जाना क्या रहा, एक्चुअल कोर्स ऑफ वार में रहा क्या चीज़, क्योंकि चाणक्य का नोट्स में नहीं था, तो बोले थे कि बी हैप्पी बाद में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ समझो, ड्यूरिंग द वार जर्मनी एंड हर एलाइज वेर कॉल्ड सेंट्रल पावर्स, जर्मनी और उसके एलाई जो थे, यानी कि इटली जो हो गए और भी जो एलाइज थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, वो सब उसको सेंट्रल पावर कहा जाता था। ये सेंट्रल एलाइड पावर, देखो यहाँ पे हम जैसे ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंथोन का बात करते हैं,
तो दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हो कि सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइड पावर्स, ठीक है, ऐसे भी व्याख्या कर सकते हो कि इट वाज फॉट बिटवीन सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स। एलाइड पावर देखो इंग्लैंड और हर एलाइज है जिसको एलाइड पावर बोलोगे। तो जर्मनी एंटर द वार टू डिफेंड ऑस्ट्रिया, हाँ सही बात है, ऑस्ट्रिया को डिफेंड करने के लिए जर्मनी पहुंचा और तो उधर से वो पहुंचेगा। शॉर्टली ऑल द पावर्स इन द हॉस्टाइल कैंप्स वर ऑटोमेटिकली ड्रॉन इनटू द वार, आ गया सब पुनर्स्थायी एक दूसरे में मौका मिल गया, सब आ गया आमने सामने। टर्की एंड बल्गेरिया ज्वाइन द वार ऑन द साइड ऑफ जर्मनी, और टर्की और बल्गेरिया जो बाल्कन का जो रीजन था, टर्की भी तुम्हारा किधर, क्यों, क्योंकि वो इंग्लैंड के अपोजिशन में ही आएगा। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार, टर्की पूरी तरीके से जर्मनी के सपोर्ट में आ जाएगा। बल्गेरिया ज्वाइन कर दिया, बल्गेरिया और टर्की उस तरफ चला गया ऑटोमन एम्पायर। इटली लेफ्ट द ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस मतलब क्या हुआ, जर्मनी लेफ्ट द अलायंस एंड ज्वाइन द अपोजिट कैंप, यही कि हमको मिल जाएगा जो ऑस्ट्रियन कंट्रोल जो टेरिटोरीज किया था, वो जो बताए थे अभी से सेट करके, और एक तुम्हारा कौन था ट्रेंटिनो वाला जो था, है ना, वो मिल जाए। तो वही 1915 में वो उधर चला गया, वो शुरू में तो था ब्लॉक में। इंग्लैंड ज्वाइन द वार अगेंस्ट जर्मनी, इंग्लैंड अब ज्वाइन करता है। देखो आस्ते आस्ते कोर्स है, कैसे तकदीर तय हो रहा है वार का। देयर वाज अ बिटर फाइटिंग ऑन द फ्रेंच सोइल, फ्रेंच सोइल में बहुत खतरनाक फाइट हुआ है, क्योंकि फ्रेंच सोइल इज ऑल अबाउट रहेगा तुम्हारे दोनों का, जर्मनी और फ्रेंच के बीच में, यहाँ सब खबर आएंगे। द बैटल ऑफ वर्डून डिसाइडेड द फॉर्चून्स ऑफ द वार इन फेवर ऑफ द एलाइज, ये जो बैटल ऑफ वर्डून हुआ था वहाँ पे, जगह का नाम है, डिसाइडेड कि आगे क्या होने वाला है, इन द फेवर ऑफ एलाइज। एलाइज समझ रहे हो ना, जो पूरा तरह तुम्हारा वो है इंग्लैंड के तौर पे, इंग्लैंड का इसमें कम एज आ गया था। जो बैटल ऑफ वर्डून हुआ है तुम्हारा, उसमें इंग्लैंड जो पावर है, एलाइड पावर है ना जी, उसका थोड़ा एज ज़्यादा था, तो थोड़ा आगे निकल गया। ऐसे भी जीता वही है। मैं देखो जर्मनी स्टार्टेड सबमरीन वारफेयर, इन सबमरीन से वारफेयर हो रहा है, यानी कि नाव से, इसलिए टोटल वार है ये, तीनों जगह से लड़ा गया था, सबमरीन से वारफेयर हो रहा है। ऑल द लॉज रिलेटेड टू नेवल वॉर्स वर थ्रोन आउट, जितने भी कानून व्यवस्था बना था इंटरनेशनल लेवल पे, सबको ताक पर रख दिया गया, बेकार है, अब जिस तरह भी करना हम करेंगे। अब वार ही हो गया तो देयर इज नो लॉ फॉर द वार, ठीक है। जर्मनी अब सबमरीन का यूज़ करा, पनडुबिक का, समझ रहे हो ना। अब देखो क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटी सब हुए हैं, जैसे कि ब्रेस्ट लिटोव्स्क ट्रीटी, ये समझना होगा तुमको, ये सब छोटे छोटे माइन्यूट ट्रीटी सब हैं। कि रशियन फॉर्ड ऑन द साइड ऑफ एलाइज अप टू 1917, यानी कि एलाइज के साथ रहा, हाँ सही बात है, 1917 तक रहा, यानी कि 1914 में हुआ, 1917 तक रशिया रहा साथ में। द बोल्शेविक रेजिम वांटेड पीस विद जर्मनी, बोल्शेविक जो मेंशेविक और बोल्शेविक का जो चल रहा है वहाँ पे रशिया, क्योंकि 1917 रशिया के लिए बड़ा रेगुलेशन, इंटरनेशनल भी मैटर हो रहा है वहाँ पे, समझो बात को, जहाँ से ILO बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना है ना, बिल्कुल लेनिन है अभी, क्योंकि वो आगे बढ़ा देगा वो बात को, खींच देगा वो। और जार रूल है वहाँ पे, समझो, जैसे कि तुम्हारा इधर दूसरा बॉर्बन डायनेस्टी था तो वहाँ पे जार रूल था। तो अब देखो कि बोल्शेविक चाहते थे कि नहीं, जर्मनी के साथ पीस होना चाहिए। तो अब देखो आए क्या होगा, दस ब्रेस्ट लिटोव्स्क ट्रीटी वाज साइन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, पीस संधि होगा, यानी कि अब रशिया हटना चाहेगा, बात समझे। अब एक ही लुसिटेनिया सीप, अब लुसिटेनिया सीप देखो इसमें क्या हुआ है, अमेरिकन मर गया तब अमेरिकन आता है, देखो अमेरिका भी नहीं आया, देखो समझो बात को, कि लुसिटेनिया सी वाज ड्रॉन बाय अ जर्मन सबमरीन, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली मैनी अमेरिकन लॉस देयर लाइव्स। जो शिप लुसिटेनिया शिप जो यूएस का जो शिप था, ठीक है, उसको डुबा दिया एक जर्मन सबमरीन ने, रौंद दिया उसको, डुबा दिया, मर गए लोग सब, अमेरिकन लॉस हो गए। तो गुस्सा आ गया यूएस को, बोला कि जर्मनी के अगेंस्ट हम भी आ रहे हैं। देखो बाद में हुआ है सब चीज़, बात समझे, ये तो मैंने बोला ही था तुमको। अब जर्मनी का सरेंडर करना, जर्मनी का सरेंडर, देखो अब वार हो रहा है, सबमरीन से हो रहा है, यूएस का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका सबमरीन, उसका जो शिप है डुबा दिया, ठीक है। तो जर्मनी का सरेंडर करना, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट किया है जर्मनी ने। जर्मनी कुड नॉट स्टैंड एंड अल्टीमेटली सी सरेंडर इन नवंबर 1919 में। जो किंग जर्मन एम्पायर कैसर विलियम जो थे, लॉस्ट ऑल हिज होप विनिंग द वार, सब खत्म, एंड ही एब्डिक्टेड हिज थ्रोन एंड फ्लेड, छोड़ दिया अपना सिंहासन को और वो नीदरलैंड भाग गया, होलैंड भाग गया। बुरा हासिल होगा, वो पकड़ के उसका इज्जत कबाड़ा जाएगा। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ट्रीटी में ही सेकंड वर्ल्ड का वो था, सीड था, बताए थे,
जर्मनी आर्मी साइन द एम्स्टिस, मतलब अब हम कोई वार नहीं करेंगे, वही जैसे सीज फायर होता है उससे पहले का ये प्रोसेस होता है। एम्स्टाइज किया गया अग्रीमेंट और नवंबर 11 1918 को किया गया टू मार्क द सरेंडर टू द एलाइज, यानी कि हम सरेंडर करते हम हार गए, किंग तो भाग ही गया। द एलाइज ऑफ जर्मनी हैड अर्लियर सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द अरब, और जर्मनी तो लंबा तक गया, बाकी सब तो निकल गया। बात समझे, जर्मनी तो काफ़ी आगे गया, वो तो अर्लियर ही डिफीट हो गया, बात समझे, वो तो पहले ही हार गया, जर्मनी लंबा खींचा। हाँ, तो बात समझे ना। तो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द वार, वार का रिजल्ट्स क्या हुआ, तकदीर क्या हुआ। तो सोशल देखो, इन द वार मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड सिविलियंस लॉस्ट देयर लाइफ, नो डाउट अबाउट इट, थाउजेंड्स बिकम क्रिपल्ड और डिसेबल्ड, बर्बाद हो गए, इंजर्ड हो गए, मर गए लोग सब। मेल मेंबर्स डाइड हो गए लार्ज नंबर में, इससे तुम्हारा सीरियस इशू हुआ, सेक्स रेशियो पर फर्क पड़ा, है ना, पूरी तरीके से समीकरण चेंज हो गया सोसाइटी का। अ लार्ज वेराइटी ऑफ डेडली वेपन्स, देखो इंसेंडरी बम्स, यानी कि तुम बम दो तो बम पूरी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखते हो ना ऐसा बम, उसको इंसेंडरी वेपन्स बोलते हैं, बम। एक बम फोगा तो गोला गोला पकड़ के पूरा बड़ा गोला बन जाता है, उसी को बोलते हैं इंसेंडरी बम्स बोलते हैं। ग्रेनाइड्स देखो यूज़ किया गया, पॉइजन गैसेस यूज़ किया गया है हैवी मात्रा में, टैंक सबमरीन्स एयरक्राफ्ट भी यूज़ किया गया है, बात समझ रहे हो। द ग्रेट वार टूक अ हैवी टोल ऑफ लाइफ, बहुत लोग मरे हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड एट अबाउट 10 मिलियन लाइव्स वर लॉस्ट, यानी कि 1 करोड़ आदमी मरा है, एंड 20 मिलियन पीपल, बताओ 2 करोड़ आदमी इंजर्ड हुए हैं, ऑफिशियल डेटा है, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, सोसाइटी पर असर पड़ा था। देखो पीपल ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड मिजरी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सफर थे, क्यों, क्योंकि यदि इंग्लैंड ब्रिटेन रूल कर रहा है सब में, असर पड़ेगा ही पड़ेगा उसका, हमारे इंडिया में नहीं पड़ेगा, हमारे सैनिक भी मरेंगे वहाँ पे, है ना। थाउजेंड्स ऑफ फैमिली, बताओ जो ब्रेड अर्नर था मर गया मेन मेम्बर ही, मैनी यंग वुमेन बिकम विडोज, विधवा हो गई, ठीक है, उससे सीरियस फैमिली डिसहार्मोनी हो गया, विधवा हो गई, बाबू लाइफ चलाना आगे, बच्चे का टेक केयर करना, बर्बाद कोई तरीके से। मेल फीमेल रेशियो जो तुम्हारा सेक्स रेशियो है पूरा स्क्यूड हो गया, यानी कि घट गया पूरी तरीके से। तो ये क्या हुआ, सोसाइटी पे असर पड़ा है, ठीक है। अब बाबू तुम्हारा यदि शादी होता, अब तुमको यदि कुछ हो जाता, समझ रहा है, चूड़ी वाला रस्म होता, अभी भी देख रहा है इसका, मतलब तुम चाहता है कि तुम्हारी बीवी सती कर ले, देखता है, डू यू थिंक ये बनेगा आगे जाके IAS? पहले कैसे रहती थी वैसे रहेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो पढ़ने आया ना, पढ़ो, तुम्हारा माइंड हम सुधार नहीं सकते। देखो इकोनॉमिक्स देखो, गलती से भी नहीं बोलना बाबू, ये पाप बोल दिया सब तुम। सर हम बोले कि जैसे 78 वो सत्य है, अगर वो अभी तक चलता 1 वॉट टाइम में कितना ऊपर भी जाता है, मेल मरा दोनों को मर जाते सब। तो कैसे होगा यार, हमारा इंडिया का प्रैक्टिस था वो, यूरोप का, इंडिया से बहुत सा गया था, इंडिया में क्यों होगा उसका, 1914 में तो बहुत चेंज हो गया, सती तो 1829 में ही चेंज हो गया। हम तो अगर रहता तो ये नहीं है कि आर्मी का, ताकि जो सती वाला जो प्रथा था वो ज़्यादातर तुम्हारा ब्राह्मण्स में डोमिनेट था, हर जगह नहीं होता था, ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी था, ब्राह्मण्स लोग खुद भी करते थे और दूसरे को भी करवाते थे जहाँ उसका दबदबा रहता था, और ब्राह्मण्स लोग तो करेगा ही करेगा, तभी तो राजा राम मोहन राय का सिस्टर इन लॉ भी किए थे, बात समझो। देखो वहाँ पे इकोनॉमी देखो, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इम्पैक्ट ऑफ वार वॉज हॉरेंडस, गजब, बहुत खतरनाक, हॉरेंडस शब्द देखो कितना खतरनाक है। इकोनॉमिक्स इन यूरोप गॉट अफेक्टेड बाय द वार, बहुत असर पड़ा है, देखो तुम लोग जानते ही हो, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। सिविल प्रॉपर्टी बहुत बर्बाद हो गया, हाँ भाई, डैम्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जो भी डैम्स है, ब्रिजेस है, रोड्स है, रेलवेज है, हाँ देखिए ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा तुम्हारे इंडस्ट्रीज और ट्रेड के लिए, है ना। दूसरा देखो, इट इज एस्टिमेट, हाँ बिल्कुल, एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द वार रीच जस्ट ओवर $200 बिलियन, मतलब $200 बिलियन है, एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट मोर देन 150 बिलियन, बहुत ज़्यादा लॉस, समझो ना, बहुत ज़्यादा। द वार ब्रॉट इट्स हैवॉक ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट किए सबके लिए बाबू हैवॉक था वो, डेंजरस था वो, बात समझे ना। इट मे बी रिमेंबर्ड एट द अबाउट 25 नेशंस हैड जॉइन द एलाइज को ज्वाइन एट द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ, तो जानते हो मेन पावर था, मगर ज्वाइन तो किया था, वर्ल्ड तो 2 धारा में बदला ही था,
25 में एलाइज को सपोर्ट किया था, यानी कि विक्टर पावर्स को, यानी कि ब्रिटेन को किया था। सब जगह असर है, सभी जगह रॉ मटेरियल दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, स्पॉन्सरशिप किया जाएगा और सब जगह असर पड़ेगा उसका। द विक्टर फेल्ड एट डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द वार इवन बिफोर द सिसेशन। सिसेशन होने से पहले, सिसेशन तो चलो कंट्रोल करने के लिए हुआ है ना, सिसेशन होता है कंट्रोल करने के लिए, उससे पहले इतना ज़्यादा त्रास दी। ऑल दिस नेशंस वर बर्डन विद द नेशनल डेब्ट, कर्ज पे कर्ज, जो कर्ज लेके हमने क्या किया, बनाया, वेपन्स बनाया और वार कर रहे हैं, कर्ज में डूब गया और पूरी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक सैंपल्स हो गया, सेटल डाउन हो गया, सेटर्ड क्रैम्पल, पूरी तरीके से क्रैम्पल कर गया, क्रिप्ट हो गया इकोनॉमी, समझा। इसी को सेकेंड वर्ल्ड वार में आगे बढ़ाने के लिए जो बोलते हैं हमेशा, तुम्हारा जो ट्विन जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बना है वर्ल्ड बैंक और IMF, जानते हो, वो पूरी तरीके से तुम्हारा इकोनॉमिक यूरोपियन कंट्रीज़ को ही रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बना था, बाद में उसका दायरा बढ़ा के तुम्हारा अंडर डेवलप कंट्री के लिए लोन देना शुरू किया है, वो भी जानते हो। ड्यूरिंग वार एज मैक्सिमम अटेंशन वॉज गिवन टू प्रोड्यूस द, देखो वही बात है, वार के टाइम में केवल वार मटेरियल टाइप का, इसलिए जो एसेंशियल कमोडिटी है उसको कम कर दिया गया। अब बताओ, तो यहाँ पे तो बाबू दिक्कत हो जाएगा, ये बहुत सीरियस सेटबैक हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया, इससे क्या एक्यूट शॉर्टेज हो गया और कमोडिटीज़ है ही नहीं तुम्हारे पास, कहीं कमोडिटी के सेक्रीफाइस से तुम वेपन्स बना रहे हो। देयर वाज अ डिक्लाइन इन परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, जो बोले हो परचेसिंग पावर है ही नहीं, क्यों, प्राइस ऑफ गुड्स वेंट डाउन कंसिडरेबली आफ्टर द वार, वार के बाद तो बाप रे बाप पूछो मत। दिस स्क्वीज द प्रॉफिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विच रिजल्टेड इनटू अनएम्प्लॉयड, चारों तरफ से मिलियन पीपल बेघर हो गए, जॉब नहीं है, जॉबलेस हो गए। डिफीटेड नेशंस को तो और ज़्यादा पैसा देना पड़ा, वार डैमेज देना पड़ा, उससे और इकोनॉमिक्स बर्बाद हो गया उन लोग का, जो जीता उसका ही बर्बाद, जो हारा उसका तो और ज़्यादा बर्बाद, यानी कि किसी ने जीता नहीं है रियल सेंस में। तो ये हमने देखा सोशल फ्रंट पे क्या हुआ, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या हुआ, और पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है। देखो, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड प्रोड्यूस अ फॉर्मिडेबल चेंज इन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड, वहाँ पूरी तरीके से जियो पॉलिटिकल चेंज हो जाएगा यूरोप का, पूरा दुनिया का। देखो क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, द रूल ऑफ द 3 ओल्डेस्ट डायनेस्टी यूरोप का, एक है तुम्हारा रामानोव इन रसिया, जो जार वाला था तुम्हारा, जोलेन इन जर्मनी, ठीक है, हैब्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया, ये बाबू फर्स्ट वर्ल्ड वार फेंका गया है पर्दे के पीछे, जो डायनेस्टी चल रहा था, ओल्डेस्ट डायनेस्टी। वाइल जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया क्या हुआ, उसका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाए। द रेवोल्यूशन इन रसिया मार्क द विक्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म, रसिया में अपना ही चल रहा है 1917 में बोल्शेविक और मेंशेविक का, तो वहाँ पे सोशलिज्म वाला प्रिंसिपल, कम्युनिज्म वाला, यानी कि पूरी तरीके से यूरोप प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। एक 3 डायनेस्टी फेंका गया इधर का, ठीक है। यहाँ रसिया में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो गया, जर्मनी में ऑस्ट्रिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बन गई। ये अलग बात है कि हिटलर सब आएंगे खत्म कर देगा इस चीज़ को, वो अलग बात था। बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार मोनार्की वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन यूरोप, मोनार्की ही था। ऑस्ट्रिया में अपना मोनार्की, देखो जो फिडेंट क्या मोनार्की था ये सब। However, after the war, the ideas were democracy and nationalism gained impetus. अब नेशनलिज्म बढ़ा मगर डेमोक्रेसी उसमें एलिमेंट था, मैन नेशनलिज्म का बात नहीं होगा। अब समझ गए ना बात को। दिस आइडिया वेड नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द सोइल ऑफ यूरोप, केवल सोइल तक ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यूरोप पूरा वर्ल्ड को कवर करके रखा है, तो हर जगह फैलेगा। द फ्रीडम मूवमेंट इन वेरियस कॉलोनीज गॉट इंटेंसिफाइड। वर्ल्ड वार के बाद जानते हो किस तरह हमारे इंडिया को भी जो मिला है, और जितने भी कॉलोनीज थे सब में तुम्हारा अपने अपने तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो जाना कि ये केवल ब्रिटेन ये नहीं कि बहुत सुपेरियर है, ब्रिटेन को भी पानी पिलाने के लिए है यूरोप में, वो दिखा हमको जर्मनी काफ़ी हद तक। द पॉलिटिकल अरेंजमेंट दैट वर एक्सेप्टेड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार अडहेड इन द प्रिंसिपल टू टेन एंड अप। हाँ, जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुआ बाद में आफ्टर वर्ल्ड वार, ये क्या एक नेशनलिज्म बना कि नेशनलिज्म भी एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए। ऐसा भी नेशनलिज्म नहीं कि हेटेड पैदा कर दे दूसरे कंट्री के लिए। Although practically the vested interest of the powerful victors of the war gained prominence over the mandate of people at various instants, thus after the war Hungary, Poland, Yugoslavia gained independence। हाँ, ये अलग बात है, अपना विक्टर पावर्स का अपना प्रोमिनेंसी रहा है, और उसके बावजूद भी बहुत सारे कंट्री आज़ाद हुए हैं, जैसे हंगरी, पोलैंड, ये अलग अलग कंट्री बन गया, बाल्कन टूट गया, समझे। यूगोस्लाविया सब तुम्हारा बाल्कन रीजन का है, चुकोस्लाविया बाल्कन का है इधर। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकम अ मेजर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग को, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो हमने क्या बताया, यहाँ पे सभी चीज़ बता दिया तुम लोग को कि पॉलिटिकल क्या हो। अब ट्रीटी देखेंगे कि किस किस कंट्री के साथ ट्रीटी साइन हुआ था। तो ट्रीटीज विद सेंट्रल पावर कौन सा होगा? बिल्कुल, देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जानते हो तुम लोग क्या हुआ है।
जर्मनी को गन के पट्टी पे यानी कि कान पे रख के साइन करवा दिया गया 28 जून 1919 को। और ये डिक्टेटेड पीस था, ज़बरदस्ती है। जर्मनी हैड बाय देन बिकेम इवन टू वीक टू प्रोटेस्ट, इतना कमजोर हो गया तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकता। यू हैव टू फॉलो। शी लॉस्ट एवरीथिंग। Germany and her allies suffered most since they had to pay heavy sums to the victorious powers as a compensation। सब देना पड़ा उसको। और जानता है उसके बाद चेक बुक डिप्लोमेसी टाइप का हुआ है बात, वो भी बताए थे चाणक्य के नोट से। अब ये तुम्हारे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो, उतना ही नहीं और भी ट्रीटी हुए थे। ये तो ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, वही पेरिस पीस वाला बताए थे, पीपी वाला बताए थे, पीपीसी जो हुआ था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1919 में, उसी का ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है। और भी देखो ट्रीटी ऑफ सेंट जर्माइन है, ये क्या ऑस्ट्रिया हंगरी साइन द ट्रीटी ऑफ सेंट जर्माइन, ऑस्ट्रिया हंगरी ने साइन किया था ये, ठीक है, विक्टर पावर उसके साथ, विक्टर पावर यानी कि सेंट उसके एलाइड पावर के साथ। एक तुम्हारा ट्रीटी ऑफ टेनन है, हंगरी साइन द ट्रीटी ऑफ टेनन विद द एलाइज। देखो अलग अलग जो हारा है सब अपने अपने हिसाब से साइन कर रहा है 1920 का, ठीक है। ट्रीटी ऑफ न्यूली है, ये बल्गेरिया हैड एक्सेप्टेड द ट्रीटी ऑफ फ्रेजर, बल्गेरिया एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि बल्गेरिया तुम्हारा उस साइड में था, जानते हो टर्की और बल्गेरिया उधर चला गया था, जर्मनी के साइड चला गया था। ट्रीटी ऑफ सेवर्स है टर्की जो कि जर्मनी का, वो भी करना पड़ा उसको, यानी कि सब कंट्री को अलग अलग ट्रीटी करना पड़ा साइन। हमने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को किया क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड है। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे ट्रीटी हुए, जितने हारे हैं सबके साथ हुआ। देखो यस मैंने ख़त्म कर दिया है जो मैंने बोला है तुम लोग को। देखो इसमें 4 क्वेश्चन तुम्हारे यूपीएससी लेवल का सवाल पूछा गया है तुम लोग से। इन्यूमरेट द वेरियस कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कहीं से भी रीजन दे दो, बहुत सारा बता दिए। क्या इम्प्लीकेशन हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार का। इवेल्युएट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पेरियलिज्म, द आर्म रेस एंड द फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी इन कॉजिंग द फर्स्ट वर्ल्ड। क्या क्या रहा है इम्पेरियलिज्म, कितना रीजन रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के लिए। आर्म्स रेस जो आप जानते हो कि जर्मनी बना रहा है, ब्रिटेन बना रहा है ना, सब जानते हो। और डिप्लोमेसी का फेलियर होना, वही बिस्मार्क का जाना, क्योंकि ट्रिपल अलायंस रशिया का निकल जाना वहाँ से, एंड सो ऑन। राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन यूरोप, ये भी कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार को प्रभावित किया था, जानते हो। बहुत सारे वेपन्स बनना शुरू हो गया, जो एक्चुअल में जो होना चाहिए था कमोडिटीज़, उस पर ध्यान नहीं दे के हम मिलिट्री वाला वेपन्स पे ध्यान देना शुरू कर दिए, बॉम्ब्स बन रहा है, एंड सो ऑन। समझ गए बात को। कल से हम लोग नया क्लास करेंगे, इसमें हम जानेंगे यस वर्ल्ड वार। अब ये तुम आसानी से ख़त्म हो जाएगा, कल एक जोक में ख़त्म हो जाएगा।